इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक निर्णायक रूप से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है। ये ममता बनर्जी एक बार खुद कहे थे कि मैं गुंडा को कंट्रोल करती हूं, और बीच रात में कोई एक थाने से जाके वो गुंडा को छुड़वा के लाए। लालू आलम सीपीआईएम की जो आदमी थे, ममता बनर्जी के सर फोड़ दिया था, तो फिर वही लालू आलम को उन्होंने अपनी टीएमसी में ले लिया। पिछले चुनाव में हम मुख्य विपक्षी दल बन के उभरे, जो 3 सीटों वाली पार्टी थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए और सत्ताधारी दल थी तृणमूल कांग्रेस, मगर सब तरफ प्रचार क्या हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई। भाई साहब, बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटें पाके 38% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई, और जो पार्टियां जीरो पे सिमट गई उनकी हार नहीं थी। यह दर्शाता है कि जन समर्थन कितनी मजबूती से भाजपा के पक्ष में था। पूर्ववर्ती काल में पहली बार ऐसा हुआ आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक दौर में सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार बदनाम होते थे चुनावी हिंसा के लिए। पिछले कुछ वर्षों से बहुत दुखद इतिहास रहा था बंगाल में चुनावी हिंसा का। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 रुपए अगर उन्होंने न डाले होते तो वो चुनाव की बात कुछ अलग हो जाती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने की उम्मीद बताई जा रही है। आज की वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक निर्णायक रूप से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है। अब जो अभी आपने तमाम आंकड़े रखे, इन्हीं आंकड़ों को दृश्य देख लीजिए। 2011 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक थी। 2016 का विधानसभा चुनाव हमें 3 सीटें मिलती हैं और 10% वोट मिलते हैं, यानी एक हमने जंप लिया। 2021 का विधानसभा चुनाव हमें 77 सीटें मिलती हैं और 38% वोट मिलता है, और तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिलता है, यानी 10% का डिफरेंस। यानी सिर्फ 6% वोट यदि उधर से इधर आ जाए तो सारी परिस्थिति बदल सकती है। तो अब जो कुछ दिख रहा है 11, 16 और 21 के विधानसभा चुनावों में, वो ट्रेंड यह दिख रहा है कि जनता का समर्थन उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता चला जा रहा है। पिछले चुनावों में भी लगभग मन परिवर्तन का बना लिया गया था। और याद करिए अंजना जी, पिछले चुनाव में हम मुख्य विपक्षी दल बन के उभरे, जो 3 सीटों वाली पार्टी थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए और सत्ताधारी दल थी तृणमूल कांग्रेस, मगर सब तरफ प्रचार क्या हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई। भाई साहब, बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटें पाके 38% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई, और जो पार्टियां जीरो पे सिमट गई उनकी हार नहीं थी। यह दर्शाता है कि जन समर्थन कितनी मजबूती से भाजपा के पक्ष में था। इस बार आप देखें तो एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य चुनावी हिंसा के लिए अधिक बदनाम हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव होता है। सिर्फ एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल जहां चुनावी हिंसा की अनेक घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती थी। 2018 के पंचायत चुनाव में 75 लोग मारे गए थे। तो इस बार जो सतर्कता और सजगता रही है, केंद्रीय बलों की उपस्थिति रही है, इसलिए पहले चरण में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई हत्या का समाचार नहीं आया है चुनावी हिंसा में। यानी अब इस बार मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतदान हुआ है। तो यह ट्रेंड दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक छलांग और लगने वाली है, और यह मनोभाव भी दिख रहा है, आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, और ट्रेंड भी यही दिखा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बादल देवनाथ सर यहाँ पे अचानक क्यों लेफ्ट फ्रंट सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह साउंड कर गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को 230 सीटें मिलेगी। बुद्धदेव बाबू भी यही कहा था कि हम 230 और वो लोग 35, हम 235 और वो 30। ये कहा था बुद्धदेव बाबू ने। और उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर, एक सेकेंड, 2007 में जिला परिषद के तौर उनका हार शुरू हो गया था, और देखिए आप कहां चले गए, लेफ्ट शून्य हो चुके हैं। आप इशारा क्या कर रही हैं? मैं इशारा यही कर रही हूँ कि इतनी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। और रुबिका जी, मैं ये कहूंगी कि ममता बनर्जी एक बार खुद कहे थे कि मैं गुंडा को कंट्रोल करती हूँ, और बीच रात में कोई एक थाने से जाके वो गुंडा को छुड़वा के लाए थे। तो जो सरकार में मुख्यमंत्री खुद कभी कहा था कि मैं गुंडा कंट्रोल करती हूँ, तो उसके बारे में और क्या बताऊं। क्योंकि मैं कल ही आपको मैंने लालू आलम के बारे में कहा था। लालू आलम सीपीआईएम की जो आदमी थे, ममता बनर्जी के सर फोड़ दिया था। देखिए, अभी ये एग्जिट पोल है। एग्जिट
हाँ, देखिए, एग्जिट पोल एक ट्रेंड दिखाते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि एग्जिट पोल बाय एंड लार्ज दिशा का सही निर्धारण करते हैं, पर अंतिम जो परिणाम आते हैं तो वो अक्सर उस दिशा में और अधिक आगे बढ़े हुए होते हैं। जैसे बिहार के एग्जिट पोल, अभी पिछला जो चुनाव हुआ, उन सब ने एनडीए की बढ़त दिखाई थी, पर एनडीए को इतनी सीटें मिलेंगी ये किसी ने नहीं दिखाया था। आप याद करिए, महाराष्ट्र में भी हुआ था, एनडीए की बढ़त दिखाई थी, पर एनडीए को इतनी सीटें मिलेंगी वो नहीं दिखाया था। तो मेरा यह मानना यह है कि पहली बात तो आज एग्जिट पोल को एक बार अलग रख के पोल की बात करिए। पहली बार ईमानदारी से पूर्णतः भय मुक्त चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में। पूर्ववर्ती काल में पहली बार ऐसा हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। एक दौर में सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार बदनाम होते थे चुनावी हिंसा के लिए। पिछले कुछ वर्षों से बहुत दुखद इतिहास रहा था बंगाल में चुनावी हिंसा का। आइए देखते हैं। पहले तो मुझे आपको आपका वो पुराना वादा याद दिलाना है। जब मैंने आपसे पूछा था कौन जीतेगा, तब आपने कहा था कि वोटिंग के बाद जरूर बताऊंगा। तो आज आपको बताना पड़ेगा राजीव, वोटिंग खत्म हो रही है। अब आप बता दीजिए, आपने बंगाल को देखा है पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, पिछले 3 महीने में कई बार आप वहां पर गए हैं, 4 महीने में। अब आप बताइए कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल अभी आने वाले हैं राजीव। अभी इस कार्यक्रम से पहले आप कार्यक्रम कर रहे थे और मैं सुन रहा था मानक, और उसमें 81 में 74 आंकड़े सही बताने वाले प्रदीप गुप्ता के पसीने छूट रहे हैं बंगाल के लिए, और कह रहे हो सकता है बंगाल का एग्जिट पोल हम लाए भी नहीं। हाँ, और उनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, तब ये हाल है कि वो कह रहे हैं 60-70% लोग बोल ही नहीं रहे, और हो सकता है हम बंगाल का एग्जिट पोल ही न लाएं। कि आसाम के चुनाव से घोषणा से ठीक पहले हेमंता बिस्वा की सरकार ने अच्छा काम किया है आसाम में, और तमाम तरह की वो चर्चा में भी रहते हैं। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 रुपये अगर उन्होंने न डाले होते तो वो चुनाव की बात कुछ अलग हो जाती। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 डालकर इस चुनाव को अपनी झोली में एक तरह से हेमंता ने डाल लिया। अब उनकी सीटें और ये सब की बात रह गई है। आसाम में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। इसी तरह से बंगाल में अब मैं सबसे एक बात यही कहता हूँ कि अगर महिलाओं को 1,500 रुपये खाते में मध्य प्रदेश में काम कर गया, महाराष्ट्र में काम कर गया, झारखंड में काम कर गया, तो ये कौन सा फार्मूला है जो बंगाल में काम नहीं करेगा? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बंगाल में ये 2 करोड़ 2.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 1,500 रुपये जाते हैं मानक? कौन सा घर बंगाल में है जो गरीबी रेखा या उससे के आसपास है और उसके अकाउंट में सरकार की तरफ से 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये नहीं जा रहे हैं और ये लगातार ट्रांसफ़र हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। और मैं मानता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का है भी नहीं, कि जो सरकार में वो पैसे डालते चली जाए, विपक्ष अपना खाली उसको 2 गुना का वादा करे। वायदे पे तो वो बॉलीवुड का गाना ही है। तो वो एक बात दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में अभी कुछ जगह लाइन होगी, कुछ लोग वोटर होंगे, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी ने दूसरे चरण में अपना दबदबा बरकरार रखा है। बाप को भेज। प्रदीप गुप्ता में और राजीव रंजन में एक फर्क यह है कि प्रदीप गुप्ता की टीम वहां पर लगी हुई है और राजीव रंजन वहां खुद गए हुए। राजीव रंजन वन मैन आर्मी है और वो लगे रहते हैं पूरे चुनाव में, उनको देखते रहते हैं लोग, तो इसलिए उनकी बात पर आपको भरोसा करना चाहिए। ये नहीं करें प्रदीप जी पे, राजीव रंजन फर्स्ट हैंड। और ये एनालाइज जो उन्होंने किया ना बहुत अच्छा है कि जो बंगाली में आपको जवाब दे रहा है उसका 90% 80% लोग जो है वो टीएमसी का होगा, और हिंदी जो जवाब दे रहा है। लेकिन राजीव जी बहुत स्मार्ट लोग हैं ना, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने % लोगों ने ये जवाब उनको बंगाली में दिया था और कितने % ने हिंदी में दिया था। नहीं, देखिए, अब बंगाल है तो बंगाली ज़्यादा है ही, बंगाली स्पीकिंग लोग। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि कई गैर हिंदी भाषी भी इतनी अच्छी बंगाली बोलते हैं और उनको भी समझ पाना मुश्किल है। वो तो मेरी आदत है कि मैं नाम पूछता हूँ तो बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। नाम पूछने से बात पता चल जाती है। अब जैसे शर्मा तिवारी सिंह उपाध्याय ये टाइटल लगा अगर है, या गांधी टाइटल लगा हुआ है, या इस तरह का, तो वो तो समझ में आ जाता है कि। लेकिन जब घोष बोस बनर्जी चटर्जी, तो उसके बाद तो उसमें पूछने की ज़रूरत रहती नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो जो सेंटिमेंट है, एक बंगाल का भी सेंटिमेंट लोगों के दिमाग में था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मंगलवार को आके मछली खाई, वो यूं ही नहीं खाई, वो इसकी चर्चा यहाँ होने लगी थी। टीएमसी के नेता ये निकल के कहने लगे थे कि देखो योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार है, जब नवरात्रा रहती है मछली की दुकान ही बंद हो जाती है।
तो यहाँ भी अगर आएगी बीजेपी की सरकार तो मछली नवरात्र में नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें भी ग्राउंड पर चलती रही थी। मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक है, 1500 रुपये महिलाओं को, और हेमंता ने जो 9000 रुपये हेमंता जी ने दिए हैं आसाम में, और यहाँ दीदी ने जो 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 1500 रुपये दिए हैं, वो अल्टीमेटली काम करता हुआ मुझे दिख रहा था। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।